हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, जो कि केप्लर्स लॉ। जो जितना सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, जितना आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, सब कुछ किसके प्रिंसिपल में अभी तक चलता है? केप्लर के प्रिंसिपल के ऊपर, केप्लर्स लॉ। केप्लर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोसाइंस। क्योंकि केप्लर जिस टाइम में ये सब लॉ देखे गए थे, उधर कुछ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सब कुछ केप्लर अपने दम पे, अपने इंटेलिजेंस के वजह से केप्लर देखे गए थे। और आज तक जितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, हम लोग जो भी हमारा हम लोग भेजे थे चंद्रयान 3, मंगलयान, सब कुछ केप्लर्स लॉ को ओबे करके हम लोग करते हैं। बिना केप्लर लॉ के हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों लॉ को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे केप्लर्स लॉ। केप्लर्स का कितना तो लॉ है? केप्लर्स का 3 लॉज है। तो सबसे पहले लॉ 1 एक लॉ पढ़ाऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर सेकंड लॉ में जाऊंगा, फिर थर्ड लॉ में जाऊंगा। तो लॉ 1 क्या है? एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन in an elliptical orbit. Every planet moves around the sun in elliptical orbit with the sun at one of its फोकाई। ये फोकाई क्या है? इलिप्स क्या है? तो देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक इलिप्स। इलिप्स में दो तो फोकस रहता है, एक फोकस इधर। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है और ये क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं इसको ए बोलूं और इस डिस्टेंस को मैं बोलूं बी, तो हम लोग का ए क्या है? ए है सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ा है, और बी है सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। और इलिप्स का दो तो फोकस है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे इलिप्स का फोकस होता है। एक फोकस इधर रहता है, एक फोकस इधर। तो केप्लर्स के लॉ के अकॉर्डिंग प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन को रहना पड़ेगा इस कोई भी एक फोकस में। कोई भी एक फोकस में सन रहेगा और हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करेगा सन के चारों तरफ। तो जैसे दो पोजीशन होता है, पेरिगी और एपोगी। पेरिगी एपोगी पोजीशन, तो हम लोग का ये है पेरिगी एपोगी, जो आप लोग जानते थे, जियोग्राफी में पढ़े थे। इसलिए हम लोग का समर, विंटर, ऑटम सब सीजन आता है। जब यहाँ पर सन रहेगा तब क्या है? विंटर सीजन बहुत ही दूर है सन से, और जब इधर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? यह समर सीजन। तो हम लोग का केप्लर्स का फर्स्ट लॉ गिव्स द आइडिया ऑफ द ऑर्बिट। पहले सोचा जाता था कि सर्कुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, कोई प्लैनेट घूमता है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, ये घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये अगर हम लोग का सन है, ऐसा तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सन है, तो ये जो घूमता है कोई भी प्लैनेट कौन सा पाथ में घूमता है? इलिप्टिकल पाथ में। ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ये है लॉ नंबर 1 ऑफ केप्लर। एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो फर्स्ट लॉ इजी था। अभी सेकेंड लॉ जो है वो हमें एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देता है। क्या देता है? लॉ 2 हमें देता है, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल वेलोसिटी। सो लॉ नंबर 2, द लाइन joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal interval of time। मतलब दैट इज, मैं समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए। दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि देखिए, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए, एक इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पर हमारा सन है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है। अगर
ये प्लैनेट ये तो ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए कुछ कितना टाइम में, कुछ टाइम t में या टाइम dt में, टाइम dt में आए तो हमारा क्या हो जाएगा। और अगर ये एरिया स्वाइप आउट करता है कितना, d a एरिया स्वाइप आउट करता है तो ये dA1 dt2 सॉरी dt1 टाइम में dA1 एरिया स्वाइप आउट करता है। और सिमिलरली यहाँ से प्लैनेट अगर इधर से इधर जाएगा कितना टाइम में, अगर dt1 टाइम में ही जाएगा तो सिमिलरली ये एरिया जो हम लोग का होगा dA2 तो एरिया सेम होगा, मतलब dA1 इक्वल्स टू dA2 होगा। मतलब अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर हमारा ये लाइन जाए तो इक्वल एरिया होगा। मतलब फिर से अगर यहाँ से यहाँ जाए, dt छोड़ दे, नॉर्मल अगर t सोचें, अगर t टाइम में dA1 गया, इधर t टाइम में dA2 और इधर t टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया dA3 तो ये भी सिमिलरली dA3 सेम होगा। मतलब एक टाइम इंटरवल में हमारा प्लैनेट अगर सोचिए 10 सेकंड में इधर से यहाँ गया, 10 सेकंड या 10 घंटा कुछ भी कहिए, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, एनी टाइम 10 सेकंड में, अच्छा 10 सेकंड क्या बोला, 10 घंटा में इधर से इधर गया कुछ गया, तो इधर अगर 10 आवर्स में यहाँ गया तो जितना एरिया इधर कवर होगा तो 10 आवर्स में अगर इधर से इधर गया तो सिमिलरली उतना एरिया ही कवर होगा। यही है मतलब एरियल वेलोसिटी, इसी को कहते हैं डी ए डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब सेम टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप आउट करेगा कोई भी प्लैनेट। यह है केपलर का लॉ नंबर 2। सेम टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया, मतलब यहाँ से यहाँ जितना टाइम में आया, जितना एरिया कवर किया, यहाँ से यहाँ तो उतना टाइम में ही आया तो ये एरिया सेम, यहाँ से यहाँ अगर उतना टाइम में ही आया तो एरिया सेम। दिस इज केपलर सेकेंड लॉ। और अभी थर्ड लॉ क्या है, केपलर्स लॉ नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और लॉ नंबर 3 से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को आता है जो आप लोग को करना पड़ेगा। सो लॉ 3 कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of any planet is directly proportional to the cube of its semi मेजर एक्सिस। मतलब ये इलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, अगर सोचिए ये हमारा एक रिवॉल्यूशन है, इधर हम लोग का सन है और इधर कोई भी प्लैनेट है, तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन ए है, मतलब कुछ भी सोचिए, या हमारा जो भी सेपरेशन अगर ए है और कितना टाइम पीरियड और रिवॉल्यूशन अगर ए है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं T1 स्क्वायर बाई A1 क्यूब इक्वल्स टू T2 स्क्वायर बाई A2 क्यूब, ये कोई डॉट डॉट चलता रहेगा। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। सबसे पहले ये वाला हम लोग प्रूव कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको प्रूव करें, लॉ नंबर 3 को प्रूव करें, कैसे करेंगे? अगर हम लोग इमेजिन करते हैं ऑर्बिट हमारा सर्कुलर है, इमेजिन करते हैं ऑर्बिट सर्कुलर है, तो हम लोग का फोर्स कितना अप्लाई करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स G m इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सिमिलर चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये वाला। और हम लोग ये इक्वल्स टू क्या होगा? यही इक्वल्स टू हम लोगों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो m v स्क्वायर बाई आर कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, m कट जाएगा, एक r कट जाएगा, सो जी एम अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू v स्क्वायर। हम लोग v क्या जानते हैं? v हम लोग को पता है, क्या पता है? 2 पाई r अपॉन कैपिटल T, हमें ये पता है। सो v स्क्वायर का जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा देखिए, जी एम इंटू जी एम को उधर भेज देते हैं, टी स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू r उधर जाएगा तो r क्यूब 4 पाई बाई जी एम आर क्यूब। 4 पाई जी एम में कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, मास कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज लॉ 3, केपलर्स का थर्ड लॉ प्रूफ भी हम लोग कर पाए। तो देख पा रहे हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
सो लॉ नंबर 3 इज प्रूव्ड ऑफ केप्लर्स लॉ। और यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट जानना पड़ेगा कि केप्लर्स लॉ का जो लॉ है केप्लर का वैलिड है एनी, अगर कंप्लीट ऑर्बिट है, कॉनिक सेक्शन मतलब कंप्लीट अगर ऑर्बिट है, सर्कुलर हो इलिप्टिकल हो तो केप्लर्स वैलिड होगा। लेकिन अगर ओपन सेक्शन है तो नहीं होगा, जैसे पैराबोला हाइपरबोला वो सब क्या है ओपन सेक्शन, उसमें केप्लर्स लॉ वैलिड नहीं है। मैं तो लिख के रखता हूँ स्टार मार्क देके, स्टार मार्क देके, केप्लर्स लॉज आर वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड कॉनिक सेक्शंस, मतलब दैट इज सर्कल एंड इलिप्स, बट नॉट फॉर ओपन सेक्शंस लाइक पैराबोला। पैराबोला में वैलिड नहीं है, पैराबोला फिर हाइपरबोला, इसमें केप्लर्स लॉ वैलिड नहीं है। और इसका जो कंडीशन है केप्लर्स लॉ का, जो और एक कंडीशन जो है वो, अगर ई हम लोग का इसेंट्रिसिटी है तो केप्लर्स लॉ वैलिड है इस कंडीशन में। जैसे ई क्या है इसेंट्रिसिटी, ये केप्लर्स लॉ का एक मतलब वैलिड होने का एक फॉर्मूला ये वाला है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा उसका, जिस कॉनिक सेक्शन का इसेंट्रिसिटी 0 से 1 में लाई करेगा उधर केप्लर्स लॉ वैलिड है। तो केप्लर्स लॉ यही तक ही था। अभी कैसा टाइप का प्रॉब्लम आता है अगर मैं डिस्कस करूं, अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूं, कैसा टाइप का क्वेश्चन, अगर मैं आप लोग को भी बोलूं, अगर मैं बोलूं इफ डिस्टेंस ऑफ, कैसा क्वेश्चन रहेगा, हाँ, सन फ्रॉम अर्थ इज डिक्रीज्ड टू हाफ, देन व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। अभी हम लोग बोला है जो अगर अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ r, अगर अर्थ से सन का डिस्टेंस में r बोलूँ तो अगर सडनली अभी क्या हो गया r डैश इक्वल्स टू r/2 हो गया, हाफ हो गया है, r डैश इक्वल्स टू r/2 दैट इज हाफ। तो ये हो गया, तो हमारा ड्यूरेशन और रिवॉल्यूशन क्या होगा, जैसे हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन का कितना है 1 ईयर रहता है, तो अभी हम लोग का टी डैश क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, T1 स्क्वायर बाई इसको, हाँ T1 T2 कर दिए इसको R1, या यही छोड़िए तो यही करिए, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। सो क्या होगा, T1 मतलब तो T बाई T डैश इक्वल्स टू R क्यूब, और R2 का जगह क्या लिखेंगे R/2 होल क्यूब। सो क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 पड़ा रहेगा, और इधर तो इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर सिर्फ 8 रहेगा, क्योंकि 2 क्यूब 8 ऊपर जाएगा, R क्यूब कट जाएगा। सो टी डैश क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू टी स्क्वायर मतलब तो 1 ईयर है, टी इक्वल्स टू 1 ईयर मतलब 8 ईयर्स हो जाएगा। तो अगर 8 ईयर्स हो गया, सॉरी ये स्क्वायर T1 स्क्वायर R क्यूब, सो टी डैश कितना हो जाएगा √8 या 2√2 ईयर्स, T1 प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। सो डिस्टेंस सडनली डिक्रीज्ड, अर्थ इज डिक्रीज टू हाफ, तो R डैश हो गया R/2, सो 2√2 ईयर्स। ये जो कुछ गलती के हम लोग कर रहे हैं, एक चीज़ देखिए तो कुछ हम लोग का साथ गलती हो रहा है, ओ अच्छा बहुत बड़ा गलती हो गया है इधर, ये तो एक बहुत बड़ा गलती हम लोग इधर हो गया है, मैंने भी नोटिस नहीं किया। टी डैश तो इस तरफ जाएगा, 8 तो नीचे आएगा, सो टी स्क्वायर बाई 8 नीचे होगा तो 1/8, सो टी डैश क्या हो रहा है 1/2√2 ईयर्स, 1/2√2 ईयर्स हो रहा है। सो हमारा ड्यूरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल्स टू 1/2√2 ईयर्स। इसको डेज में कन्वर्ट करने से हो जाएगा जो होगा
तो डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा तो इतना कम जाएगा हम लोग का अर्थ का रिवॉल्यूशन का पीरियड। इसके अलावा अगर और एक क्वेश्चन करें तो क्या होगा देखिए, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। if distance between चलिए प्लूटो का ही करते हैं, बिटवीन प्लूटो एंड सन is 40 times the distance between earth and sun, then what is the time period of revolution of प्लूटो? तो अर्थ का है R1 इक्वल्स टू R, ये किसके लिए, अर्थ के लिए, और R2 इक्वल्स टू 40 R, ये किसके लिए दिया है, प्लूटो के लिए। सो हम लोग को फॉर्मूला पता है T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब, हमें T2 स्क्वायर चाहिए हमें, तो T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 बाई R1 होल क्यूब इंटू T1 स्क्वायर, यही तो चाहिए। सो R2 कितना है, R2 है हम लोग का 40 R अपॉन R1 क्या है R होल क्यूब, T1 स्क्वायर कितना है, अर्थ रिवॉल्यूशन का होता है 1 ईयर, सो 40 क्यूब ईयर इतना रहेगा। 40 क्यूब मतलब 40 क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 64,000 ईयर, इसका स्क्वायर होता है इतना हो रहा है 64,000, और इसके तो T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64,000, तो क्या हो जा रहा है देखिए 64 मतलब 8 इंटू 100, तो 80√10 ईयर्स। 80 का स्क्वायर होने से 6400 होता है, इंटू 10 है, तो टाइम पीरियड और रिवॉल्यूशन ऑफ प्लूटो क्या हो जा रहा है, टी प्लूटो कितना हो रहा है हम लोग का 80√10 ईयर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन केप्लर्स लॉ से आता है, एकदम इजी है, आप लोग एग्जाम में आएगा तो केप्लर्स लॉ छोड़ के मत आइएगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे कैसे सैटेलाइट रिवॉल्यूशन करता है, एस्केप वेलोसिटी के बारे में, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।